अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मुझे बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? कोई भी एक मुझे बता दे। एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों तक या नहीं आ रही है? तो बता दें मुझे, फिर मैं शुरू करूँ अपनी क्लास को। ठीक है। सो सबसे पहले जो मुझे डिस्कस करना है ना, वो फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का जो कोड था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद जो है एक नया टॉपिक है एरेस का, उसको स्टार्ट आउट करेंगे। और सबसे पहली चीज़ तो ये कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर होता क्या है। इस चीज़ को मैंने क्लास में काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया था, बट ये है कि फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही थी कि फिबोनाची सीरीज कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे उस सीरीज को बनाया जाता है। और सेकेंडली ये कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन नंबर्स है। ठीक है, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं अगर अपनी स्क्रीन पे लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल। ठीक है। सो 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 अपने नीचे जितने भी नंबर्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 4 से। मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। जीरो से अल्टीमेटली नहीं होता, क्योंकि अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो अगेन आंसर ही जीरो चला जाएगा उसका। सो 5 अपने डिसेंडेंट से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपने नीचे जितने नंबर्स हैं, जितनी वैल्यूज हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। दिस इज सिंपली अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। लेट से मैं कह रहा हूँ कि मुझे 10 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो 10 का फैक्टोरियल जो है अगेन अपने डिसेंडेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड सो ऑन अप टिल 1। अब सबसे पहली बात तो ये कि हमें इनपुट ये लेना है यूजर से कि वो कौन सी वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करना चाह रहा है। लेट सपोज वो 15 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाह रहा है। लेट सपोज वो 2 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाह रहा है। सो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं एज INT n। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे n के अंदर वो वैल्यू इनपुट करेगा जिसका फैक्टोरियल उसने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली जो है printf करके वैल्यू इनपुट ले लेंगे, एंटर अ वैल्यू। ठीक है। scanf %d। अच्छा, अब ये जो मैंने n इनपुट लिया है यहाँ पे, अब यहाँ पर लूप यूज होगा फॉर श्योर, क्योंकि लूप में ही हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, बार बार वो मल्टीप्लाई कर रहा है। सो अब लूप कितनी दफा चलेगा, पॉइंट ये है। 1 से मैंने शुरू करना है लूप को। ठीक है। और 1 से कहां तक चलाना है? उस वैल्यू तक चलाना है जो वैल्यू यूजर ने इनपुट किया है। तो अब जो वैल्यू यूजर इनपुट कर रहा है वो कौन से वेरिएबल में कर रहा है? वो n वाले वेरिएबल में कर रहा है। सो यहाँ पर लूप चलाते हैं फॉर int I इज इक्वल्स टू 1। अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। I इज लेस देन इज इक्वल्स टू n I प्लस प्लस। ठीक है। अब आपने क्या करना है? इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। सो
हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे एज प्रोडक्ट, आप पी ले लें, प्रोडक्ट ले लें, ए ले लें, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। उसके बाद प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, अब देखेंगे इसके पीछे लॉजिक क्या है। प्रोडक्ट मैंने ले लिया, लेकिन प्रोडक्ट मुझे 1 लेना था अल्टीमेटली यहाँ पे, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वही वैल्यू जो है आंसर बन जाती है। बेसिकली 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आंसर आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आंसर आएगा। तो बजाय इसके कि वो प्रोडक्ट वाले वेरिएबल में कंपाइलर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लेकर आ जाए, मुझे ये करना है कि मुझे उसको पहले से वैल्यू बता देनी है, असाइन कर देनी है कि प्रोडक्ट की वैल्यू है 1, तो वो 1 से ही मल्टीप्लाई करेगा ऑन द इनिशियल बेसिस। बाद में ऑब्वियसली प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो रही है। सो अब ये कोड चल कैसे रहा है, लेट सपोज कि यहाँ पर जो है यूजर वैल्यू इनपुट कर देता है 5। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? अच्छा, यहाँ आंसर प्रिंट ही नहीं कर रहा क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं लिखा। यहाँ पे प्रिंट है %d कॉमा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसने फैक्टोरियल ऑफ 5 प्रिंट कर दिया 120। इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ 5 जो है 120 है भी या नहीं है। तो 5 अपने डिसेंडेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी उसके पीछे जितनी वैल्यूज हैं उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पर यूजर ने इनपुट किया लेट सपोज 5 n में, तो i की वैल्यू i इज लेस देन क्या हो चुका है, 5 हो चुका है। यानी 1 से लेकर 5 तक ये कोड चलेगा और 1 से लेकर 5 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो उनसे मल्टीप्लाई करवा देगा। ठीक है, ये कोड 5 तक चल रहा है। सो लेट सपोज कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 1, क्योंकि i की इनिशियल वैल्यू क्या है 1। जब दोबारा ये कोड चलेगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2। फिर दोबारा ये कोड चलेगा तो वैल्यू हो जाएगी 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5। क्या 6 आएगा यहाँ पे? 6 नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कोड चल ही आपका 5 तक रहा है। सो ये 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा और अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 120। तो 5 4s अगेन, और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको 2 से, एंड सो ऑन। लेट्स सपोज कि आप 10 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे होते तो n में क्या आ जाता, n में 10 आ जाता। सो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता 10, और फिर ये 5 के बाद 6 7 8 9 10 तक आपका जो है कोड चल रहा होता। सो ये एक बेसिक कोड है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का। आई होप सो कि जो है ये क्लियर हो चुका होगा। सो इसको या तो नोट कर लें अपने पास, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें, ताकि मैं जो है फिबोनाची वाला जो कोड है उसके ऊपर मूव ऑन करूँ। या अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें वो। और ठीक है, सो अब जो कोड मैं अगेन शुरू कर रहा हूँ दैट इज ऑफ फिबोनाची सीरीज। और फिबोनाची सीरीज का कुछ बेसिक आइडिया, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने अगेन क्लास में दी थी। फिबोनाची सीरीज बेसिकली होती क्या है, पहली दो वैल्यूज आपने जो है वो स्पेसिफाई करनी है उसको कि यार 0 1 जो है पहली दो वैल्यूज हैं। उसके बाद जो अगली वैल्यूज आएंगी वो बेसिकली इन्हीं वैल्यूज को आप ऐड कर रहे होंगे, तो उन्हीं से जो है नई वैल्यूज बन रही होंगी। सो 0 + 1 इज अगेन 1, और 1 + 1 इज 2,
2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5। तो इस तरीके से जो है ये वैल्यू जनरेट हो रही होंगी। तो जो नई वैल्यू आ रही है वो प्रीवियस वैल्यू में ऐड अप हो जाएगी और उसके बाद वैल्यू जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है सर, सो ऑन ये वैल्यू जनरेट होती चली जाएगी। तो पहली दो वैल्यूज को मुझे कांस्टेंट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ int a is equals to 0, b is equals to 1, कॉमा c क्यों लिया है मैंने? c वाला वेरिएबल मैंने इसलिए लिया है ताकि उन दो नंबर्स को ऐड किया जाए, सो उसका आंसर भी तो किसी वेरिएबल के अंदर जाएगा। सो उसका आंसर जिस वेरिएबल में जा रहा है वो एज अ सी वेरिएबल एक्ट कर रहा होगा आपके पास। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा कोड है। इसके बाद आपने जो है ना फॉर लूप लगा देना है। फॉर लूप के अंदर int i is equals to 1 और अगेन i is less than is equals to 10। 10 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि जितने नंबर्स मुझे प्रिंट करने, फॉर सपोज कि मुझे 10 नंबर्स प्रिंट करने, 10 वैल्यूज प्रिंट करनी है। सो 10 वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया है। अगर मुझे 15 वैल्यूज प्रिंट करनी होती, 15 नंबर्स प्रिंट करने होते, सो मैं यहाँ पर 15 जो है वो लिख देता। अगेन i प्लस प्लस। ठीक है, तो उसके पीछे ये लॉजिक है। अब यहाँ पर मुझे उन दो नंबर्स को ऐड करना है। जब भी मेरे पास तीसरी वैल्यू बनेगी, यानी c इज इक्वल्स टू a प्लस बी करना है, तो यहाँ पर c इज इक्वल्स टू a प्लस बी कर देते हैं। अच्छा, मैंने ऐड तो कर दिया, लेकिन पॉइंट ये है कि c वाली वैल्यू को इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा। c वाली वैल्यू को मुझे b बनाना है और b वाली वैल्यू को a बनाना है। ठीक है, अब c वाली वैल्यू को अगर मैं b बनाऊंगा, जब भी न्यू वैल्यू एज अ प्रीवियस वैल्यू एक्ट कर रही होगी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा 0, 1, 1, तो ये a है, ये b है और ये c है। अब ये जो c है इसको मुझे b बनाना है और जो b है उसको a बनाना है, ताकि ये वन क्या बन जाए, a बन जाए, और ये वन क्या बन जाए, b बन जाए। ठीक है, ये वन एज वेरिएबल a एक्ट कर रहा हो और ये वन एज वेरिएबल b एक्ट कर रहा हो। जब भी तो वो ऐड होगा तो अगली वैल्यू जो है वो c की वैल्यू कहलाएगी, यानी 2। फिर ये c है, ये a है, ये b है। अब मुझे इस c को b बनाना है और इस b को a बनाना है, तो हम क्या करेंगे? 2 + 1 3। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल शिफ्ट हो रहे हैं, ये वेरिएबल शिफ्ट हो कैसे रहे हैं? इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम इन दो वैल्यूज को, दो नंबर्स को स्वैप कर देंगे। मुझे जो b वेरिएबल है, जो c है उसको b बनाना है ना, तो मैं लिख देता हूँ b इज इक्वल टू c। b बन जाएगा क्या? जो c की वैल्यू है वो किस में चली जाएगी? b में चली जाएगी। ठीक है, और मुझे b को a बनाना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट्स सपोज a इज इक्वल टू b। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया है, आप इसको जो है ना सही कर लीजिएगा। पहले a को b बनाए, फिर b को c बनाए। ठीक है, शुरू से आप लेके चलेंगे ना उसको। पहले b वाली वैल्यू जो है a में जाएगी, फिर c वाली वैल्यू b में चली जाएगी। ठीक है, अब जो वैल्यू शिफ्ट हो रही है वो अगेन नई वैल्यू जनरेट कर रही होंगी। सो यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट एफ, और वैल्यू प्रिंट किसकी हो रही है? न्यू वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो c की वैल्यू प्रिंट हो रही होगी। सो परसेंट d कॉमा c की वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ पे मैंने c लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एरर कहाँ है इसमें? मेजर एरर इसमें ये है कि यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया। तो दूसरा, ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं आएंगी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी। सही है, तो अब ये जो है सारी वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। इसके आगे आप देखें वैल्यूज जो आ रही हैं वो सारी जो है एक साथ आ रही हैं। सो यहाँ पर आप \t यूज कर लें ताकि वो वैल्यू जो है वो सेपरेट होकर आपके सामने प्रिंट हो जाए। सो 1 2 2 + 1 is 3,
3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, 8 plus 5 is 13, 13 plus 8 is 21 and so on. तो 10 वैल्यूज प्रिंट हो रही है यहाँ पे, काउंट कर लें इसको, 10 वैल्यूज प्रिंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, सो यहाँ पर 15 वैल्यूज प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी। 15 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, आगे फर्दर वैल्यूज है वो आ रही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को हम जो है यहाँ लूप में ले रहे होते हैं। ठीक है, सो अब अगला जो कोड मुझे करवाना है, वो कोड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। ये तीनों कोड्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, इसलिए जो है इसको मैंने दोबारा इसका रिकैप करवाया है। अगला जो कोड है वो जब मैं बताऊंगा तो ऐसा लगेगा आपको कि हम कर चुके हैं ये, लेकिन वो कोड बेसिकली हमने उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, जिस तरीके से बोर्ड में आता है। वो कोड ये है कि यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, कोई भी नंबर यूजर इनपुट कर सकता है, उस नंबर का आपने टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, लेट सपोज, और टेबल किस पैटर्न में होना चाहिए, जिस तरीके से जिस स्ट्रक्चर में टेबल हमारे पास लिखा हुआ होता है ना, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, इसी पैटर्न के अंदर वो टेबल आना चाहिए। सिमिलरली 4 5 6 जितने टेबल्स हैं, यूजर कोई सा भी नंबर इनपुट कर सकता है, सो वो टेबल आपके सामने उस स्ट्रक्चर में प्रिंट होना चाहिए। इसको कैसे करेंगे, और ये कोड प्रैक्टिकल में बहुत पूछा जाता है। थ्योरी के अंदर इतना नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर काफी ज्यादा पूछा जा रहा होता है। वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे। तो जब भी वेरिएबल्स आप लोग लिख रहे हो ना यहाँ पे, तो शुरू में हमें नहीं अंदाजा हो सकता ऑन द इनिशियल बेसिस कि हम जो है कितने वेरिएबल्स यूज कर रहे होंगे उसमें। सो हम ये कर सकते हैं कि हम शुरू में एक वेरिएबल लिख लें यहाँ पे। लेट सपोज मैंने लिख लिया n, क्योंकि n तो मुझे पता है ना कि वेरिएबल चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? क्योंकि नंबर इनपुट लेना यूजर से। बाकी जितने वेरिएबल्स हैं वो हम बाद में ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, जितने यूज होते चले जाएंगे हमारे कोड में वो हम बाद में लिख देंगे यहाँ पे। शुरू में पहला वेरिएबल जो हमें चाहिए ना, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, n हमें चाहिए। n क्यों चाहिए? यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं int n printf एंटर अ वैल्यू। ठीक है, और या ऐसे लिख लें यहाँ पे, एंटर टेबल नंबर। ठीक है, scanf %d, %n। तो टेबल नंबर मेरे पास इनपुट चला गया, यानी मुझे ये पता चल गया यूजर कौन सा टेबल प्रिंट करवाना चाह रहा है। सही हो गई बात यहां तक? अब क्या करेंगे, अब यहां पर लगाते हैं फॉर का लूप, I is equals to 1, I is less than is equals to 12, I प्लस प्लस। अब मैंने 12 क्यों लिखा, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि मुझे 12 तक प्रिंट करना है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, अप टिल 2 12 24। मुझे यहां तक टेबल प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया। लेट्स सपोज मुझे 10 तक प्रिंट करना होता तो क्या लिखता है यहाँ पे, मैं 10 लिख देता। तो 1 से लेके 10 तक वो टेबल प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसको डेफिनेटली। तो मल्टीप्लाई करने के दो मेथड्स हैं, मैं एक मेथड आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। हम बजाय इसके कि एक और वेरिएबल लें, हम डायरेक्टली जो है ना उसी वेरिएबल के साथ वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो लिखने का तरीका है ना, बेसिकली ये इसकी मेन लॉजिक है। ठीक है, सो यहाँ मैं लिखता हूँ printf %d मल्टीप्लाई %d इज इक्वल्स टू %d। ये जो लिखा है ना मैंने जिस तरीके से, जिस पैटर्न से, ये आपने इसी पैटर्न से लिखना है। जब भी वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिस स्ट्रक्चर में टेबल आ रहा होता है \n। ठीक है, अब %d एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटीजर वैल्यू आ रही होगी। ठीक है,
अब इंटीजर वैल्यू आएगी कौन सी? अब वो जो इंटीजर वैल्यू होगी वो बेसिकली वो टेबल नंबर होगा जो यूजर इनपुट कर रहा है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 4 तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे वो टेबल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n, क्योंकि n की वैल्यू परसेंट डी में प्रिंट हो रही है। क्लियर है बात नहीं होती? इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई का जो सिंबल है, जो साइन है, वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर परसेंट डी आ रहा है। इस परसेंट डी का मतलब क्या है? यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये 1 से लेकर 10 तक पूरी काउंटिंग प्रिंट हो रही है। अब ये काउंटिंग कौन से वेरिएबल के अंदर है हम ये देखेंगे। उसका जो वेरिएबल है वो है आई, तो आप n के बाद कॉमा डाल के लिख दें आई। सही है, फिर कॉमा, क्योंकि परसेंट डी 3 दफा है। अब तीसरा जो परसेंट डी है, वो परसेंट डी ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसके बाद आंसर आ रहा है। तो अब दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन सी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम n को और i को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। सो हम यहां पर लिख देंगे n मल्टीप्लाई बाय i। कोड आपका खत्म। हम कोड को रन करते हैं। यहाँ पे टेबल नंबर इनपुट मांगेगा, मैंने दे दिया 5। अब 12 तक अगर मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ पर सिंपली क्या दे देंगे, 12। तो मुझे टेबल प्रिंट करना है 15 का। सही है, तो 15 12 तक वो जो टेबल है वो प्रिंट हो रहा है बेसिकली। तो जो पहली वैल्यू है 15, ये कौन सी है? n। उसके बाद मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो एज इट इज आ रहा है यहाँ पे। फिर परसेंट डी क्या है? ये आई है, तो आई की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, वो आई की वैल्यू आ रही है। उसके बाद क्या है? n मल्टीप्लाई बाय आई, यानी n को i से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा। परसेंट डी क्या प्रिंट कर रहा है? n मल्टीप्लाई बाय आई प्रिंट कर रहा है। फिर कह रहा है कि एक लाइन छोड़ दे, तो जब भी ये हर जो लाइन है वो एक न्यू लाइन के अंदर प्रिंट की जा रही है बेसिकली। सो वो बैकस्लैश n की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगेन इस कोड को नोट कर लें, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लें, वरना जो अगला हमारा मेन टॉपिक है एरेज का, वो शुरू करते हैं। ठीक है जी, सो अगला टॉपिक शुरू करें। और जो अगला टॉपिक है दैट इज ऑफ स्ट्रिंग्स एंड एरेज। इस टॉपिक को ज़रा डिटेल में समझ लीजिएगा, कि अगेन ये इम्पोर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब एरे होता क्या है? इसके पीछे की लॉजिक ये है कि जब हमें मेमोरी लोकेशंस पे काम करना होता है, यानी हमें किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करना होता है फ्रॉम अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स और फ्रॉम अ स्ट्रिंग, तो हम एरे को यूज कर रहे होते हैं। अब एक बेसिक सा एरे अगर मैं बना के दिखाऊं यहाँ पे, तो CHAR कैरेक्टर का एरे बनता है हमेशा, और कैरेक्टर के आगे जो आप लिख रहे हैं, लेट्स सपोज नेम आप लिख रहे हैं, और उसके आगे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। ठीक है, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पर यूज किया जा रहा होता है। स्क्वायर ब्रैकेट को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कौन सी वैल्यू आती है? उस वैल्यू को हम कहते हैं इंडेक्स वैल्यू। इसको नोट कर लें अपने पास कि कैरेक्टर जो आपने नेम लिखा है, यहाँ पे नेम के आगे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो वैल्यू आती है उसको कहा जाता है इंडेक्स वैल्यू। ये इंडेक्स वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि कितने करेक्टर्स आपके नाम में आ रहे होंगे, जो आप नाम इनपुट ले रहे हैं उसमें आ रहे होंगे। लेट सपोज यहां पर आ रहे हैं 15 करेक्टर्स, तो मैं 15 लिख देता हूं। तो ये 15 क्या है? 15 है उसकी मैक्सिमम लिमिट। अच्छा, अगर यहाँ पे 15 लिखा हुआ है तो करेक्टर्स कितने आ रहे होंगे उसमें? उसमें 16 करेक्टर्स आ रहे होंगे, यानी लिमिट क्या है मेरी? 16। क्यों? क्योंकि ये 1 से शुरू नहीं कर रहा, ये 0 से शुरू कर रहा है अप टिल 15। यानी करेक्टर्स को जो काउंट कर रहा है वो 0 से काउंट करना शुरू कर रहा है और 15 तक काउंट कर रहा है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने आ रहे हैं आपके पास? टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स आ रहे हैं 16, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। अच्छा, अब हो सकता है कॉन्सेप्ट इस हद तक क्लियर ना हुआ हो। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब मैं इसके अंदर यूजर से इनपुट लूंगा और उसको वैल्यू को प्रिंट करूंगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट एफ लिखता हूँ। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग है, याद रखिएगा। सी लैंग्वेज के अंदर जब भी कैरेक्टर का एरे बनाया जाता है, कैरेक्टर का एरे बनाया जाता है, तो मैंने कैरेक्टर का क्या बनाया? एरे बनाया। तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंटर, एंटर नेम लिख दें या एंटर योर नेम लिख दें, ठीक है। स्कैन एफ। अब यहां पर परसेंट सी नहीं आएगा, परसेंट डी भी नहीं आएगा, परसेंट एफ भी नहीं आएगा, परसेंट एस आएगा। रीजन मीन कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग ले रहे हैं। स्ट्रिंग में क्या आ जाता है? पूरा नाम आप लोग स्ट्रिंग में इनपुट ले सकते हैं। अभी तक हमने पूरा नाम इनपुट नहीं लिया किसी भी वेरिएबल के अंदर, कॉमा नेम, ठीक है। अब ये क्या कर रहा होगा? ये यूजर से उसका नाम इनपुट ले रहा होगा, यूजर से उसका नाम इनपुट ले रहा होगा। अब उसका नाम अगर मैं प्रिंट करता हूं यहाँ पे यूजिंग प्रिंट एफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परसेंट एस कॉमा नेम। अब मुझे जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना है ना एरे का, वो ये है कि यहाँ पर अब यूजर जो नाम इनपुट ले रहा है उसके अंदर से मुझे सर्टेन कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे? लेट सपोज मैं लिख देता हूँ हेलो। तो हेलो पूरा प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है? क्यों इनपुट ले रहा है? क्योंकि मैंने परसेंट एस यूज किया है, ठीक है। अब जो मुझे कॉन्सेप्ट देना है वो ये है, मैंने ये कहा था कि स्ट्रिंग्स के जरिए हम स्लाइसिंग की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय द टेक्निक्स और द मेथड्स ऑफ स्लाइसिंग? स्लाइसिंग का मतलब ये है कि अगर मुझे हेलो में से सिर्फ एच प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करूंगा, अगर मुझे सिर्फ एल प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, अगर मुझे सिर्फ ओ प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा। अब यहां पर हम देखेंगे मेमोरी लोकेशंस को, ठीक है। अब मैंने कहा 15 क्या है? मेमोरी लोकेशंस है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो इसकी लिमिट थी 15, मैंने कितने इनपुट कर दिए इसमें? 5, जो कि सही है। एच का, एच के पास जो मेमोरी लोकेशन मौजूद है, मैंने कहा 0 से शुरू होती है वैल्यू, तो एच के पास क्या है? 0 है। ई के पास क्या है? मेमोरी लोकेशन 1 है। एल किस लोकेशन पे मौजूद है? 2 पे मौजूद है। ये वाला एल किस पे मौजूद है? 3 पे मौजूद है। और ये कौन सी मेमोरी लोकेशन में मौजूद है? 4 पे मौजूद है। तो आपने लोकेशंस को ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमेशा पहला कैरेक्टर जो है जिस मेमोरी लोकेशन पे मौजूद होगा वो मेमोरी लोकेशन होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 एंड 5 6 7 जितनी भी लोकेशन उसकी मौजूद है। अब मुझे यहाँ पे अगर पहला कैरेक्टर प्रिंट करना है उसका, तो अब सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, उस पूरे नाम में से सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सी। कौन सी लोकेशन पे मौजूद है ये मौजूद है 0 लोकेशन पे। मुझे नेम में से जो कैरेक्टर 0 लोकेशन के ऊपर मौजूद है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। और अगेन वो एक कैरेक्टर है। अब इसको रन करें,
एच प्रिंट कर दिया उसने। क्यों? जीरोथ लोकेशन पर मौजूद होने वाला करेक्टर कौन सा है? वो एच है। अच्छा, अब मुझे अगर एक एल प्रिंट करना है तो वो एल कैसे प्रिंट होगा? यहाँ पर लोकेशन देखें, उसकी लोकेशन कौन सी है? 0 1 2। तो यहाँ पर 2 लिख दें, रन करें इसको। ठीक है, अब आखिरी लोकेशन कौन सी है इसकी? 4। तो यहाँ पर आप 4 लिख दें, तो क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पे? 4 प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम मेमोरी लोकेशंस को एलोकेट कर रहे होते हैं, या उनकी वैल्यूज को हम प्रिंट कर रहे होते हैं। इस कोड को अपने पास नोट कर लें। उसके बाद एक कोड है जिसके अंदर दो नाम हमें इनपुट लेना है, उनके पहले कैरेक्टर्स को स्वैप करना है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। अच्छा, अब एक कोड मुझे करवाना है जो अगेन एरे के जरिए किया जा रहा है। उस कोड में है ये कि यूजर से हमें दो नाम इनपुट लेने हैं। ठीक है, एक नेम ले लें और एक नेम 1 ले लें। जी पूछें, फायज आपने कुछ पूछना है? अच्छा, एक सेकंड, इसमें डैश प्रिंट करता है। ठीक ठीक है, डैश प्रिंट करता है, वो डैश प्रिंट कर रहा है, डॉट या डैश। तो अगर बड़ी वैल्यू दे रहे हैं ना, लेट्स सपोज 15 लेटर्स वो ले सकता है, अगर ये लूप में लगा देता तो बाकी सारे नंबर्स पे वो डैश आ जाता। तो आउटपुट उसका एरर नहीं होता बेसिकली, लेकिन एक डॉट या एक डैश आपके पास सामने आ रहा होता। ठीक है आज। और हाँ, अब जो मैं कोड करवाने जा रहा हूँ ना, उस कोड में है ये कि यूजर से दो नाम इनपुट लेने हैं मुझे। एक नाम मैं लेट्स सपोज ले लेता हूँ हेलो, और दूसरे में लिख देता हूँ बाय। ये तो नाम मैंने लिख दिया। आउटपुट कैसा आना चाहिए? आउटपुट ये आना चाहिए, उसका पहला करेक्टर स्वैप हो जाए, यानी दूसरे नाम का पहला करेक्टर पहले नाम का पहला करेक्टर बन जाए। दूसरे नाम का पहला करेक्टर पहले नाम का पहला करेक्टर बन जाए, और पहले नाम का पहला करेक्टर दूसरे नाम का पहला करेक्टर बन जाए। अब ये थोड़ी ना कंफ्यूजिंग बात आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन आई होप सो कि जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है उससे बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो जो दूसरा नाम है उसका पहला करेक्टर इससे रिप्लेस हो रहा है, इसका करेक्टर इससे रिप्लेस हो रहा है, तो ये आपके पास आउटपुट आ रहा है। इनपुट ये जा रहा है, आउटपुट ये आ रहा है। कैसे आएगा? मैंने नेम ले लिया, नेम 1 ले लिया। अब स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज का जो कोड मैंने करवाया था, जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, उसकी लॉजिक एक हमने यूज कर ली फिबोनाची सीरीज के अंदर, और एक लॉजिक यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने नेम यूजर से इनपुट ले लिया। मैं एक और नाम यूजर से इनपुट ले लेता हूँ %s करके, और यहाँ पर लिख देते हैं नेम 1। ठीक है, बेसिकली प्रिंट तो होगा, लेकिन ये है कि लॉजिक उसकी यहाँ अप्लाई हो रही होगी। तो नेम और \n %s, या इसको अगर ये कंफ्यूज कर रहा है ना, तो आप इसको ऐसे कर लें \n
और प्रिंट एफ परसेंट एस कॉमा नेम वन। इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर वो जो परसेंट बैकस्लैश एन बीच में आ रहा है वो कंफ्यूज कर रहा है तो। सो अब बीच में जो लॉजिक अप्लाई होगी ना वो लॉजिक सोचते हैं कि क्या अप्लाई हो सकती है। देखिए मैंने आपको ये कहा कि पहला जो करेक्टर है वो रिप्लेस हो जाए दूसरे नाम के पहले करेक्टर से। तो हमें ये करना है कि हमें बेसिकली एक और वेरिएबल लेना है। तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्पररी वेरिएबल, जो हम ले रहे होते थे स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज के अंदर। ठीक है, अभी करेक्टर के अंदर मैंने टेम्पररी वेरिएबल लिया, इसका मतलब टेम्पररी वेरिएबल के अंदर भी जो वैल्यू जा रही होगी वो करेक्टर वैल्यू जा रही होगी। सही है। अच्छा, यहां पर मैंने नेम के आगे ब्रैकेट बना के लिखा है 15, नेम वन के आगे ब्रैकेट बना के लिखा है 15। टेम्प जो एक वेरिएबल लिया है मैंने उसके आगे कोई ब्रैकेट नहीं बनाया। सो कोई ब्रैकेट ना बनाने का रीजन ये है कि उसके अंदर परसेंट एस यूज नहीं होगा, परसेंट सी होगा। इसका मतलब ये है कि उसमें यूजर जो इनपुट करवा सकता है वो सिर्फ एक कैरेक्टर करवा सकता है, यानी एच ई एल। हमें तो एक ही कैरेक्टर इनपुट करवाना है, यानी पहला कैरेक्टर इनपुट करवाना है उसमें। ठीक है, यानी असाइन करना है उसको। अब हम करते ही हैं कि टेम्प वाले वेरिएबल को पहले नाम का पहला कैरेक्टर असाइन करवा देते हैं। तो यहां लिख देते हैं नेम 0। तो इस टेम्प वाले वेरिएबल में क्या चला गया, पहले नाम का पहला कैरेक्टर यानी जीरोथ कैरेक्टर चला गया, जो भी जीरो पे लोकेशन, जिस लोकेशन के ऊपर वो पहला कैरेक्टर मौजूद था, यानी एच मौजूद था। तो एच किसको असाइन हो गया, टेम्प को असाइन हो गया। अब हम ये कर सकते हैं कि नेम 0 में नेम 1 का पहला कैरेक्टर डाल दें और फिर नेम 1 के पहले कैरेक्टर में टेम्प डाल दें। ठीक है, अब इस लॉजिक को समझें। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी लॉजिक, हो सकता है किसी स्टूडेंट को ज्यादा भी कर रही हो, लेकिन मसला नहीं है। क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, नेम 1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 होगा, मैंने 1 अंदर कर दिया। ठीक है, इस लॉजिक को समझ लेते हैं। और इसमें है ये कि एक मैंने वेरिएबल लिया, टेम्पररी वेरिएबल, उसमें नेम 0 की जो वैल्यू थी उसको डाल दिया, यानी नेम 0 पे क्या मौजूद था, एच मौजूद था। ठीक है, वो चला गया टेम्प में। फिर नेम 0 पे, यानी ये लोकेशन मेरे पास खाली हो गई ना एच की, तो दूसरे नाम का जो पहला कैरेक्टर था जीरोथ लोकेशन पे, वो मैंने पहले नाम के पहले कैरेक्टर की लोकेशन पे डाल दिया। यानी पहला नाम है मेरे पास हेलो, दूसरा नाम है बाय। तो दूसरे नाम का जो पहला कैरेक्टर था, नेम 1 का जो पहला कैरेक्टर था, वो पहले नाम के पहले कैरेक्टर पे चला गया। और टेम्प में क्या था, पहले नाम का पहला कैरेक्टर वो मैंने दूसरे नाम के पहले कैरेक्टर पे डाल दिया। ठीक है, इसको रन करके देख लें आपको आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। हेलो, दूसरा नाम इनपुट करते हैं बाय। ठीक है, अगेन इस कोड को नोट कर लें, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो पूछ लें। अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मुझे व्हाट्सएप कर दें कोई क्वेश्चन, अगर बाद में हो या कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आप लोगों को। हाँ पूछे मुस्तफा। नहीं आता। परसेंट एस जो होता है ना, स्ट्रिंग जो होता है, उसके अंदर हम लोकेशन पहले से बता रहे हैं।
हम बता रहे हैं ना लोकेशन 15 है 0 है, तो एम% लगाने की नीड नहीं होती स्कैनफ के अंदर परसेंट एस में। लगा भी दें तो कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नीड नहीं है परसेंट एस में लगाने की, ठीक है। लोकेशन परसेंट पर जो आपका एम% है ना, वो बेसिकली लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा होता है, तो आपको आउटपुट आ जाएगा। परसेंट एस वाहिद ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसके अंदर आप एम% का साइन ना भी लगाएं तो भी सी लैंग्वेज के अंदर काम कर जाता है, डजंट मैटर, लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नोट कर लें इस कोड को, उसके बाद एक आखिरी कोड में करवा देता हूँ, उसके बाद फिर इस क्लास को जो है एंड करते हैं। और वो कोड थोड़ा सा लॉजिकल काफ़ी ज़्यादा है, जिसके अंदर हम कर ये रहे होंगे कि यूजर्स उसका नाम तो इनपुट लेंगे, लेकिन उस नाम में कितने वॉवेल्स हैं कितने कॉन्सोनेंट्स हैं उसको सेपरेट कर रहे होंगे, ठीक है। सो अब यूजर से नाम तो मैंने इनपुट ले लिया यहाँ पे, 15 फॉर int I इज इक्वल्स टू 0। जीरो करने का रीजन क्या है, क्योंकि जो कैरेक्टर मैंने नेम लिया है ना, ये 0 से शुरू हो रहा है, इसकी लोकेशन 0 से चल रही है, तो हम जब भी स्ट्रिंग्स में फॉर लूप यूज करते हैं तो उसके अंदर 0 से ही जो इनपुट्स हैं वो ले रहे होते हैं, या आउटपुट्स हैं 0 से दे रहे होते हैं। तो यहाँ आपने करना है 0, उसके बाद I इज लेस देन इज इक्वल्स टू 15, यहाँ पर मैं 10, यहाँ पे काम करते हैं 6 कर देते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा वैल्यूज वो इनपुट ना ले, कम करेक्टर्स को भी ले, बाद में फिर वो जो वैल्यूज हैं वो ख़राब हो जाती हैं। जिस तरह अभी डैश आ रहा था ना, फिर डैश आ जाता है आगे, I++। अब नाम तो मैंने इनपुट ले लिया, नहीं लिया ना, प्रिंट एफ कर दें यहाँ पे, एंटर नेम scanf %s कॉमा नेम, ठीक है। सो अच्छा, अब यहाँ पे ना इफ एल्स यूज करते हैं। इफ नेम आई इज इक्वल्स टू ए, और इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, सही है। सारे वॉवल्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। नेम आई मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वो लोकेशन चेक कर रहा है, आई की लोकेशन बार बार अगेन चेंज हो रही है, तो 0 1 2 तो हर लोकेशन पे चेक कर रहा होगा कि वॉवल है या नहीं है। अच्छा, मुझे काउंट भी करना है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ INT काउंट, के उसके नाम में कितने जो हैं वॉवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। और काउंट 1 इज इक्वल्स टू 0, दो काउंट करना है आपने, एक वॉवल काउंट करना है, एक कॉन्सोनेंट काउंट करना है, तो दो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर कर दें काउंट इज इक्वल्स टू काउंट
प्लस 1 और एल्स count 1 is equals to count 1 plus 1। बाय द वे आप लोगों के पेपर मैंने चेक किए हैं तो कुछ खास पेपर्स नहीं हुए आप लोगों के, डिस्कस करेंगे क्लास में इंशाल्लाह। कुछ स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे हुए हैं, देखते हैं चलता नहीं चलता। इसका प्रिंट नहीं कर रहा, प्रिंट मैंने यहाँ पे किया नहीं है। %d अकाउंट तो 2 और 5 इसने दे दिया, दैट मीन्स कि 2 क्या है, इसके अंदर वॉवेल्स हैं ई और ओ, और काउंट 1 में क्या दे दिया इसने, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो उसने क्या किया, नेम आई यानी हर लोकेशन पे देखा कि क्या कोई वॉवेल है, नेम आई, नेम जीरो, आई क्या आगे, आई की वैल्यू क्या है पहली जीरो, जीरो पे क्या है एच, क्या एच वॉवेल है यानी इनमें से किसी के बराबर है या नहीं है, उसने कहा नहीं है। तो उसने काउंट 1 में क्या कर दिया, 1 ऐड करवा दिया। ठीक है, जीरो था तो 0 + 1 1 हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद अगेन काउंट पे गया, अगेन दोबारा लूप चला तो उसने देखा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो नेम 1 पे देख रहा है क्या नेम 1 पे वॉवेल है या नहीं है, दैट मीन्स के इसको चेक कर रहा है क्या ई उसको यहाँ पे कहीं मिल रहा है, नेम 1 पे उसको मिल गया। तो उसने कहा कि हाँ बराबर है, वॉवेल है। सो काउंट 1 में क्या कर दिया, काउंट में क्या कर दिया उसने, 1 प्लस करवा दिया। तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1। इस तरह बार बार वो वैल्यूज को ऐड कर रहा है और उस वैल्यू को प्रिंट करवा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे उसने गलती कर दी है, 5 नहीं आना चाहिए था दूसरी वैल्यू में, ये 5 दे रहा है। सो या तो किसी वैल्यू को उसने गलत रीड किया है, ठीक है, वैल्यू को गलत रीड कर रहा है बेसिकली। तो हम इसके अंदर ये कर सकते हैं अल्टीमेटली कि जो है ना, वो तो कोड लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, एस की कोड के जरिए हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक बेसिकली कोड है जिसके अंदर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को हम लोग सेपरेट कर रहे होते हैं, काउंट कर रहे होते हैं। और अगेन नोट कर लें इसको, इस कोड को। अच्छा, एक आखिरी कोड कर लें। उस कोड में बेसिकली करना ही है कि जितने वॉवेल्स हैं ना इस नाम में, उसको किसी एक कैरेक्टर से रिप्लेस कर देना है। सो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। कोड ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन बस वो नाम में जितने वॉवेल्स हैं ना वो रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, ये सब यहाँ से हट जाएगा, किसी एक कैरेक्टर से रिप्लेस करना है मुझे उसको। सो अगर वो वॉवेल है तो नेम आई इज इक्वल्स टू ऐड, तो जितने वॉवेल्स होंगे ना इसके अंदर वो सब रिप्लेस हो जाएंगे @ से। प्रिंट एफ %s कॉमा नेम। ठीक है, इसको रन करें। तो जो वॉवेल्स थे उसने @ से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह जो है कोड बनाया जा सकता है कि नेम आई यानी उसने ये देखा कि क्या नेम जीरो वॉवेल है या नहीं है, यानी पहला कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है। उसने कहा कि वॉवेल नहीं है पहला कैरेक्टर, तो उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, फिर दोबारा चलेगा,
आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्या नेम 1 पे कोई कैरेक्टर मैच हो रहा है इनमें से? तो नेम 1 पे मैच मिल रहा है उसको, ई मिल रहा है। तो क्या करेगा, नेम 1 पे एट द रेट डाल देगा, रिप्लेस कर देगा। फिर दोबारा चलेगा, फिर देखेगा नेम 2 पे कोई करेक्टर मैच कर रहा है इसमें से, मैच नहीं कर रहा, इग्नोर कर देगा। फिर नेम 3 देखेगा, इग्नोर कर देगा। नेम 4 पे जाएगा, देखेगा कोई करेक्टर मिल रहा है इनमें से, उसको मिल गया, ओ मिल गया यहाँ से, तो उसने उसको रिप्लेस कर दिया एट द रेट से। और इस तरह आपका ये कोड जो है वो बनाया जा सकता है। इस कोड को भी अगेन नोट कर लें और मुझे बता दें यहाँ तक बात क्लियर है सबको, या अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, या नहीं पूछ रहे तो व्हाट्सएप पे पूछ लें, मैं वहाँ आपको जो है रिस्पॉन्ड कर दूंगा। दूसरा ये कि यहाँ तक हमारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं, कैरेक्टर्स, एरेज, स्ट्रिंग्स, वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी थर्सडे को नहीं, सैटरडे को क्लास होगी हमारी, उसके अंदर एक तो पेपर रिव्यू करवाना है, दूसरा जो नेस्टेड फॉर लूप्स है वो शुरू करने हैं, जिसके अंदर हम पैटर्न्स प्रिंट कर रहे होते हैं, और उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और फिर डू वाइल और वाइल, और फिर हमारा जो सी लैंग्वेज का जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर इसमें से जितनी भी कंफ्यूजन हैं, जो भी चीज़ें पूछनी है वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक बोर्ड में आता है, बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन कोई क्वेश्चन आया होगा बोर्ड में इसका, वो वाइल और डू वाइल के जरिए हम कर रहे होंगे कि एक नाम आप बार बार प्रिंट कर रहे हैं, जब तक वो नाम प्रिंट होगा, जब तक वो कोई ऐसा नाम ना आ जाए जो के या एल या एम, कोई एक सर्टेन करेक्टर होता है उससे स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, सो यही कोर्स मुझे करवाने थे आज की क्लास में, आई होप कि क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अब। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।